चल आज जमकर पढ़ते हैं। चल आज जमकर पढ़ते हैं, अपने सपनों को हासिल करते हैं। क्या पता कल शायद कोर्स में तुम्हारा भी जिक्र हो। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बाबी बायोकेम क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि डियर स्टूडेंट पता है, आपका एग्जाम एकदम नजदीक आ गया है। 27 को आपका पेपर है बोर्ड का। तो हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न क्लास 12 जीव विज्ञान का लेके आए हैं, जो कि आपके पेपर में 27 तारीख को देखे जाने वाले हैं। तो आपको उन टॉपिक को जरूर करना है। और खास बात यह है स्टूडेंट कि ये जो भी प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों को हम डायग्राम के बेसिस पर करने वाले हैं। पहले हम उसका डायग्राम आपको बताएंगे और ये फिगर जो डायग्राम होगा आपके पेपर में आएगा। और डायग्राम बताने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बारे में चीजों को समझाते चलेंगे। तो कहने का मतलब डियर स्टूडेंट्स को हम स्टार्ट करते हैं, तो आपको पक्का इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि पेपर में छपने वाला प्रश्न आपको लेके आया गया है। यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर 1 प्रश्न है, यानी कि पेपर में आपका पूछा जाएगा कि नर जनन तंत्र के बारे में। नर जनन तंत्र का चित्र बनाने के लिए नर जनन तंत्र से आप क्या समझते हैं, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर विस्तार से वर्णन कीजिए। कैसे भी करके स्टूडेंट प्रश्न आए तो आपको उत्तर क्या देना है, उत्तर आपको उसका डायग्राम यहाँ पर एकदम क्लियर है। किस तरीके से आपको ये डायग्राम 1-2 बार बना के अभ्यास कर लो, क्योंकि पिछली बार बोर्ड में क्या आया था, पिछली बार मादा जनन तंत्र पर प्रश्न आया था। तो इस बार ज्यादा संभावना है कि नर जनन तंत्र पूछा जा सकता है। मादा जनन तंत्र भी सीख लो और नर जनन तंत्र तो पक्का एकदम बना के जाना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा। एक बात और आपको हम बताना चाहेंगे कि चाहे नर जनन तंत्र हो चाहे मादा जनन तंत्र हो, दोनों में कुछ बातें लिखनी क्या होती है। थोड़ा सा थियरी वाला पोर्शन हम अगर हम कहना चाहें तो आपको पता होगा कि नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र जो होता है, दोनों में जनन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान देना, दोनों में हम बात कर रहे हैं जनन तंत्रों को कितने भागों में बांटा गया है, मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है प्राथमिक जनन अंग, दूसरा जो होता है द्वितीयक जनन अंग, तीसरा जो होता है सहायक जनन अंग हुआ करता है। ध्यान से देखना, हमने बताया कि जो जनन तंत्र होता है, चाहे नर हो चाहे मादा हो, समझ पा रहे हो, दोनों में क्या किया जा रहा है, जनन तंत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला यानी कि प्राथमिक जनन, जिसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। दूसरा द्वितीयक जनन, जिसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तीसरा क्या होता है, सहायक जनन अंग, जिसको बोलते हैं एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन कहा करते हैं। नंबर 1 हम बात करने जा रहे हैं प्राथमिक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग क्या होता है, प्राथमिक जनन अंग ऐसा जनन अंग जिसमें युग्मक जनन की प्रक्रिया होगी। समझ पा रहे हैं, जैसे अगर नर में बात करें जाए प्राथमिक जनन अंग यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा, तो नर जनन तंत्र में क्या होगा, टेस्टिस होगा, यानी वृषण जो हो जाएगा नर का प्राथमिक जनन अंग हो जाएगा। प्राथमिक जनन अंग यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऐसा जनन अंग जिसमें युग्मक जनन की प्रक्रिया, जिसमें गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी, जिसमें युग्मक निर्माण की प्रक्रिया, युग्मक बनने की प्रक्रिया जिसके अंदर देखी जाएगी, उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, प्राथमिक जनन अंग कहा करते हैं। अगर नर में बात की जाए तो नर में क्या होगा, प्राथमिक जनन अंग यानी कि नर जनन अंग। तो नर जनन अंग क्या है, टेस्टिस है, टेस्टिस यानी वृषण है, तो वृषण क्या हो जाएगा, नर का प्राथमिक जनन अंग हो जाएगा। प्राथमिक जनन अंग यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो जाएगा। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या हो जाएगा, प्राथमिक जनन अंग यानी फीमेल जनन अंग। तो फीमेल जनन अंग यानी फीमेल गोनाड, यानी गोनाड जनन का मतलब जिसके अंदर युग्मक बनता है। हमने सब चीजें डिटेल में पढ़ चुका है, तो उतना डिटेल में ना जा करके हम केवल पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ध्यान से देख लो, सुन लो। अगर मादा में बात करें प्राथमिक जनन अंग की, तो मादा में क्या होगा प्राथमिक जनन अंग, तो मादा में ओवरी यानी कि अंडाशय मादा का क्या है, प्राथमिक जनन अंग होता है। दूसरा बात करते हैं द्वितीयक जनन अंग। द्वितीयक जनन अंग क्या होता है कि ऐसा जनन अंग जिसके अंतर्गत डक्ट्स आए, जिसके अंतर्गत, डक्ट का मतलब जिसके अंतर्गत बहुत सारी नलियां आए, बहुत सारी डक्ट्स आए। और बात करें तो जैसे डक्ट क्या करेंगी, डक्ट का मतलब की सहायता किसमें करेंगी, डक्ट मतलब जो गैमेट को क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेगा। समझ पा रहे हो, जैसे नर में बात करें तो नर में देख पा रहे हैं, नर जनन अंग में एक प्रकार की ये नली जो देख पा रहे हैं यहाँ पे जो आई है, इसको वास डिफरेंशिया बोलते हैं। तो वास डिफरेंशिया कहने का मतलब द्वितीयक जनन अंग हो जाएगा, यानी कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। कहने का मतलब ये क्या करता है, गैमेट को ट्रांसपोर्ट करने का, एक जगह से दूसरे जगह जो गैमेट
जाने का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं रास्ता क्या होगा आपका वास डिफरेंसेस, जिसको वास डिफरेंसिया यानी कि शुक्रवाहिनियां होगी, हाँ या ना। अगर मादा में बात करें तो मादा में भी डक्ट्स जो भी जिसमें नलियां, जैसे मादा में अंडवाहिनी हो जाएगा, हाँ या ना। दोनों कंपेयर कर लो डियर स्टूडेंट अभी से ही। अगला हम बात करते हैं सहायक जननांग, जिसके अंतर्गत सहायक ग्रंथियां आएंगी। तो नर में सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी हैं, यहाँ पे देख लो। सेमिनल वेसिकल होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, इसके बाद बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है। ध्यान से सुन लो, हमने बताया नर में सहायक जननांग क्या होता है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है ना। और मादा में क्या होगा, मादा में मेमरी ग्लैंड यानी कि स्तन ग्रंथियां। समझ पा रहे हो, ये क्या है आपकी सहायक जनन अंग, यानी कि जिसको एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। ये ऐसे जनन अंग है जो किसमें मदद करते हैं, जनन की प्रक्रिया में, समझ पा रहे हो, मदद करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें थोड़ा सा, जो सहायक ग्रंथियां नर में पाई जा रही हैं, सेमिनल वेसिकल जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड, अगला अगला बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड, तीनों ग्रंथि जो होती है ये मिल करके क्या बनाती है, सीमेन प्लाज्मा का निर्माण करती है। याद रखेंगे आप, पूछा जा सकता है किसका निर्माण करती है डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखना, सीमेन प्लाज्मा का निर्माण करती है, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, हिंदी में इसको हम वीर्य के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब जो वीर्य बना रहा होता है ये तीन ग्रंथि मिलकर बना रही होती है। पहला जो होता है सेमिनल वेसिकल, दूसरा जो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरा जो होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तीनों ग्रंथि मिलकर क्या बनाती है, सीमेन बनाता है। ध्यान देना, जिसको हम सहायक जनन अंग बोल रहे हैं। अभी बाकी बहुत सारी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला तो इसको फिगर, ये जो नर जनन तंत्र का है इसको हम समझ लेते हैं अच्छे से। तो समझते हैं इसका नर जनन तंत्र का फिगर। फिगर बनाने का तरीका एकदम सिंपल सा, ये एनसीईआरटी डायग्राम है, आप भी ऐसे ही फिगर बनाएंगे पेपर में। फिगर बनाने के बाद आपको यहाँ पे देखें तो क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं ब्लैडर है, तो ब्लैडर जो कि यूरिनरी ब्लैडर, समझ पा रहे हो, स्क्लेरोटिक सिस्टम से संबंधित पार्ट, जिसको यूरिनरी ब्लैडर बोल रहे हैं। यूरिनरी ब्लैडर में मूत्राशय, जिसको समझ रहे हैं, मूत्राशय हिंदी में कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं किडनी से होते हुए जो यूरेटर आया हुआ है, समझ पा रहे हैं, यूरेटर, यूरेटर सिंपल सा जिसको मूत्रवाहिनी कहते हैं। ये किसमें खुल रहा है, आपके ब्लैडर वाले पार्ट में खुल रहा होता है। और इसी से एक जस्ट यहाँ पर देख पा रहे हैं नली गई होती है, और ये जो नली गई होती है ध्यान से देखेंगे, ये नली को हम बोलते हैं वास डिफरेंसेस यानी कि वास डिफरेंसिया, जिसको हिंदी में शुक्रवाहिनी कहा जाता है। और ये शुक्रवाहिनी होते हुए कहाँ पर आता है, इस तरीके से देख पा रहे हैं टेस्टिस के अंदर आ रहा होता है। यहाँ पे दो तरीके से फिगर को दिखाया गया है, एक तो इसको पूरा खोल करके दिखाया गया है, थोड़ा सा इलोब्रेटेड फॉर्म में इलोब्रेट कर दिया है, और दूसरा इसमें क्या करा है, एकदम सिंपल सा साधारण सा फिगर दिखाया है। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरीके से, इधर भी वास डिफरेंसिया आ रहा है और इधर किसमें खुल रहा है, इस तरीके से हमारे टेस्टिस में क्या हो रहा होता है, ये खुल रहा होता है, कौन, वास डिफरेंसिया। यहाँ पर कुछ बातें जो कि आपको जानना जरूरी है। अब ये वास डिफरेंसिया आगे चल करके जो इसमें खुल रहा होता है, ध्यान से देखेंगे, ये वास डिफरेंसिया आगे चल करके जो खुल रहा होता है इसमें कई सारी नली होती है, कई सारी डक्ट होती है, सबका नाम अलग अलग होता है। ध्यान से देखेंगे, शुरुआती अवस्था में इस तरीके से जाते हुए ये क्या कर रही है, बहुत सारी वास डिफरेंसिया आपस में गुच्छे का जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, समझ पर गुच्छे की जैसी संरचना बना रही है। ये ऊपर की तरफ हम देख पा रहे हैं, ये जो गुच्छे की जैसी संरचना यहाँ पर हो रही है, जो फॉर्म हो रही है, इसको हम एपिडिडाइमस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इसको हम, एपिडिडाइमस नाम देते हैं। आगे चल करके एपिडिडाइमस जो होता है किसमें खुलता है, वास एफरेंसिया में खुलता है। फिर वास एफरेंसिया आगे चल के इसमें खुलता है, रेटी टेस्टिस में खुलता है। फिर रेटी टेस्टिस जो होता है इस तरीके से टेस्टिकुलर लॉब्यूल, जिसको हम नाम देते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में खुल रहा होता है। ध्यान से देखेंगे, और एक बात आप ये भी जान लेंगे, जो टेस्टिस होता है स्टूडेंट, जो टेस्टिस होता है वो किसमें हमेशा ध्यान देंगे, जो टेस्टिस होता है वो स्क्रूटम में क्या होता है, स्क्रटम में, जिसको हम विसर्कोष कहते हैं, उसके अंदर क्या होता है, सिचुएटेड होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ध्यान से देखेंगे किसके अंदर प्रेजेंट होता है,
स्क्रोटम जिसको हम वृषण कोश कहते हैं। इसके अलावा स्क्रोटम में एक मसल पाई जाती है, एक मांसपेशी पाई जाती है, एक पेशियां पाई जाती हैं। पूछा जा सकता है उस पेशी का नाम क्या है? डार्टोस मसल है। क्या नाम है स्टूडेंट? डार्टोस मसल। नोट कर लो, बहुविकल्पी में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसमें खास बात क्या होती है, आप सुनते जाएंगे, चीजों को नोट करते जाएंगे, जहां से पेपर में प्रश्न बनने की संभावना भरपूर है। ध्यान से देखना, अभी हमने जो बताया टेस्टिकुलर लॉब्यूल जो होता है, जिसको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। ध्यान देना, ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल जो होता है लॉब्यूल के फॉर्म में बहुत सारा इस तरीके से ये गुच्छे के रूप में उपस्थित होता है, गुच्छे के रूप में देखा जाता है। इसमें जब हम एक यहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को, एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल को अगर निकाल के देखें तो टोटल मिलाकर लगभग 90 लगभग देखा जाए तो 250, ध्यान देना 250 लगभग आपके क्या होते हैं, 250 के आसपास आपके क्या दिखाई देते हैं, समझ पा रहे हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल। और इसी टेस्टिकुलर लॉब्यूल में जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को काउंट किया जाता है तो टोटल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितने होते हैं? 900 होते हैं, 900 के आसपास। अब यहाँ से अगर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को ऐसे निकाला जाए तो ये धागे की जैसी संरचना हमको मिल रही होती है। ध्यान देना, यहाँ से अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को निकालेंगे ऐसा कुछ, ये धागा जो होगा, इस धागा को हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलेंगे। और ये जो धागा है, सपोज करो ये जो हम कुछ यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं, जैसे सपोज करेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने इस तरीके से देख रहे हो टेस्टिस के अंदर से इस तरीके से हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को खींचकर यहाँ से खींच करके क्या करा, निकाल लिया है। यहाँ से खींच करके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को निकाला। अब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल निकला है, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जब हम अनुप्रस्थ काटते हैं तब इसमें इतना सारा प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा। ध्यान देना, जो कहानी हम समझाने वाले हैं। अब इसका हम क्या करते हैं, जब अनुप्रस्थ काटते हैं, यानी कि पत्ती लेने के बाद, ब्लेड लेने के बाद इसको इस तरीके से कट करते हैं, तो कट करने के बाद की कहानी आपको समझनी है। ध्यान से देखो, जैसे ही यहाँ पे इसको काटा जाता है तो काटने के बाद इसके अंदर क्या होता है कि बहुत ही स्पेशल टाइप की कोशिकाएं दिखाई देती हैं। और ये कोशिकाएं कुछ इस तरीके से क्या होती है, इस तरीके से देख पा रहे हैं, प्रेजेंट होती है। और इन कोशिका को का नाम देते हैं, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, सर्टोलाइसेल कहते हैं। ध्यान से देख लो, लिख लो, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। इसको क्या कहते हैं हम, सर्टोलाइसेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्टोलाइसेल कहते हैं, सर्टोलिसेल और सर्टोलाइसेल कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बात और ध्यान देना, यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि इसके अंदर इस तरीके से काफी सारा जो होता है बंडल के रूप में बहुत छोटा छोटा इस तरीके से चुन्नू चुन्नू टाइप की जो होती है कोशिकाएं होती हैं। अब ये जो कोशिकाएं होती हैं, समझ पा रहे हो, बहुत सारा चुन्नू चुन्नू जो कोशिका देख पा रहे हो, इस कोशिका को क्या कहते हैं, आपका स्पर्मेटोगोनिया सेल कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, याद रखेंगे, याद रखे रहना, इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया सेल, यानी कि हिंदी में कहते हैं शुक्रजन कोशिका। क्या कहते हैं हिंदी में? शुक्रजन कोशिका कहा करते हैं। इसके अलावा इसमें और खास प्रकार की कोशिकाएं होती है, इस तरीके से इसको बीचों बीच जो होता है प्रेजेंट होता है, इस तरीके से इसको बीचों बीच प्रेजेंट होता है। इन कोशिका को क्या कहते हैं, ध्यान से देख लो, इन कोशिका को कहते हैं लीडिंग सेल। क्या कहते हैं स्टूडेंट? लीडिंग हिंदी में लिख दे रहे हैं ताकि आप समझ जाओ, इसको हम लीडिंग कोशिका कहते हैं। क्यों हमने हिंदी में लिखा? क्योंकि कल आपके पेपर में 27 तारीख को पेपर में आपके प्रश्न में आने वाला है कि ये जो लीडिंग कोशिका होती है इससे क्या निकलता है। ध्यान देना, ये जो लीडिंग कोशिका होती है इससे एक हार्मोन निकलता है और इस हार्मोन का नाम है एंड्रोजन। याद रखना, इस हार्मोन का नाम है एंड्रोजन। इसी हार्मोन को कहते हैं हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसी हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसको हम एंड्रोजन के भी नाम से जानते हैं। ये जो कहाँ से निकलता है? लीडिंग सेल से निकलता है। इसका काम क्या है? ये जो नर होते हैं, जो मेल होते हैं, उसमें समझ पा रहे हैं, जो प्यूबर्टी होती है, जो यौनारंभ अवस्था होती है, उसको कौन डेवलप करा रहा होता है? समझ पा, यौनारंभ का विकास प्रक्रिया करा रहा है ये आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसको हम एंड्रोजन कहते हैं। कहा भी जाता है मेल में जो दाढ़ी मूंछ का विकास होता है कहीं ना कहीं इसी हार्मोन से हो रहा होता है। आई होप आपको इतनी बातें पक्का समझ में आई होंगी। और इसके अलावा हम इसमें ये जान लेते हैं कि जो स्पर्मेटोगोनिया कोशिका होती है
ये बहुत ही खास प्रकार की सेल होती हैं। इन्हीं सेल का काम आगे हमको देखना होता है, ध्यान से देखना, इन्हीं सेल का काम आगे हमको देखना होता है, क्योंकि यही स्पर्मेटोगोनिया सेल, ध्यान से सुन लो, यही स्पर्मेटोगोनिया सेल, यही शुक्रजन कोशिका आगे चल करके शुक्राणु में परिवर्तित होगी और उस स्पर्मेटोगोनिया को जो न्यूट्रिशन देगा, जो पोषण देगा, वो आपका कौन देगा, वो सर्टोलाइज सेल से उसको पोषण मिल रहा होगा। मतलब कि सर्टोलाइज सेल यहाँ पर जो इस तरीके से बॉर्डर में प्रेजेंट होती है, बाहर बाहर जो प्रेजेंट होती है सर्टोलाइज कोशिका, वो क्या करती है, न्यूट्रिशन देने का काम करती है, पोषण देती है, पोषण प्रदान करती है। किसको पोषण प्रदान करती है, किसको पोषण प्रदान करती है, आपके स्पर्मेटोगोनिया को, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ, यानी कि शुक्राणु बनने के लिए जो उसको पोषण की जरूरत होती है, वो पोषण आपका कौन देता है, ध्यान से देखेंगे, वो पोषण आपका कौन दे रहा होता है, सर्टोलाइज सेल। इसके अलावा जो स्पर्मेटोगोनिया सेल होती है, ये लगातार समसूत्री विभाजन कर करके, लगातार समसूत्री विभाजन कर करके अपनी संख्या को बढ़ा रहा होता है। कहानी सुनो, बैठ करके ध्यान से कहानी सुनो, जो इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट करते जाओ। सुन लो, हमने बताया कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है, कहने का मतलब अब दूसरे टॉपिक में इंटर करने वाले हैं शुक्राणु जनन की प्रक्रिया, जो कि आपको पेपर में छपने वाला प्रश्न है, पेपर में आने वाला प्रश्न है शुक्राणु जनन। अब हम यही से शुरू कर देते हैं, इसी में ध्यान देना, आपको पता नहीं चलेगा कि आपने शुक्राणु जनन कब सीख लिया। सुनो, हमने बताया कि जो आपका स्पर्मेटोगोनिया सेल, जिसको हम शुक्रजन कोशिका कहते हैं, ये शुक्रजन कोशिका क्या करती है, लगातार समसूत्री विभाजन कर करके, लगातार माइटोसिस डिवीजन कर करके अपनी संख्या जो होती है बढ़ा रही होती है, अपनी संख्या को बढ़ा रहे होते हैं। सिंपल सी बात है। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है, जब ये लगातार अपनी संख्या को बढ़ा रही होती है और कौन सा डिवीजन करके, समसूत्री विभाजन करके, आगे चल करके ये क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया सेल थोड़ा सा डिफरेंशिएट होता है, और डिफरेंशिएट होकर के मतलब कि थोड़ा सा अपने आप को परिवर्तित कर लेता है, और अपने आप को थोड़ा सा परिवर्तित करने के बाद किसमें बदल देता है, प्राथमिक शुक्रजन कोशिका में बदलता है, जिसको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के नाम से जाना करते हैं। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदल देता है, वही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आगे चल करके क्या करता है, मियोसिस करता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया करता है, और अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया करने के बाद वो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जिसको हम प्राथमिक शुक्रजन कोशिका बोल रहे हैं, वो आगे चल करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिसको हम द्वितीयक शुक्रजन कोशिका कहते हैं, उसमें बदल जाता है। अब जो द्वितीयक शुक्रजन कोशिका होता है, वो आगे चल करके क्या करता है, वो आगे चल करके क्या करता है स्टूडेंट, फिर से वो मियोसिस करता है, फिर से अर्धसूत्री विभाजन करता है, और द्वितीयक शुक्रजन कोशिका से क्या बन रहा होता है, स्पर्मेटिड बनता है। और जो स्पर्मेटिड बन जाता है द्वितीयक शुक्रजन कोशिका से, जब स्पर्मेटिड बन जाएगा, वो स्पर्मेटिड क्या करता है, अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेता है, अपने आप को क्या करता है, परिवर्तित करता है, उसमें डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया होती है। कहने का मतलब वही जो स्पर्मेटिड बना होता है, वही आगे चल करके किसमें परिवर्तित हो जाता है, शुक्राणु में, यानी कि स्पर्म में, यानी कि स्पर्मेटोजोआ में बदल जाता है, स्पर्मेटोजोआ में बदल जाता है, स्पर्म में बदल जाता है। कहने का मतलब कि यहाँ पर कहानी कहाँ से चली थी, स्पर्मेटोगोनिया से कहानी क्या हुई थी, शुरू हुई थी। स्पर्मेटोगोनिया से क्या बना, स्पर्मेटोगोनिया से हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बना, स्पर्मेटिड बना, फिर स्पर्मेटिड से क्या बना, स्पर्मेटोजोआ, यानी कि स्पर्म बन गया। कुल मिलाकर के स्पर्मेटोगोनिया से लेकर के स्पर्मेटोजोआ, यानी कि स्पर्म, यानी शुक्राणु बनने तक की जो प्रक्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन कहते हैं। और आपको पेपर में छपने वाला प्रश्न इस बार है शुक्राणु जनन, आपके पेपर में प्रश्न जो है पूछा जाने वाला है, तो आप इसको लिख लेना सिंपल सा। शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया सर्वप्रथम समझ पा रहे हैं, नर जनन अंग में देखी जाती है। नर जनन अंग कहाँ पे, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में हो रही है। आप लिख देना वहां पे बढ़िया से एलोब्रेट करके, और वहां पे ये भी लिखना है कि शुक्राणु कैसे कैसे बन रहा होता है, कैसे कैसे बन रहा होता है। कैसे हमने बताया अभी, प्राथमिक शुक्रजन कोशिका ना, पहले शुक्रजन कोशिका होती है, फिर प्राथमिक शुक्रजन कोशिका, फिर द्वितीय शुक्रजन कोशिका, फिर द्वितीय शुक्रजन कोशिका से क्या बनता है, स्पर्मेटिड बनता है, फिर स्पर्मेटिड बनता है स्पर्मेटोजोआ, जिसको हम शुक्राणु कह रहे होते हैं। आई होप आपको इतनी बातें पक्का समझ में आई होंगी, आप इसको नोट करते जाना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अभी हमें डायग्राम को समझा देंगे, लास्ट में हो सकता है उसको नोट भी करा दे, तो आप इतनी बातें जरूर जान लो
आपके पेपर में प्रश्न यहाँ से बहुविकल्पी भी बन सकता है, अतिलघुत्तरी बन सकता है, लघुत्तरी प्रश्न बन सकता है, दीर्घोत्तरी प्रश्न बन सकता है। समझ जाना, अगर अतिलघुत्तरी प्रश्न अगर 2 नंबर में आए तो 2 नंबर में थोड़ा सा लिखने के लिए देगा, समझ पा रहे हो सकता है चित्र बनाने के लिए आ जाए, हो सकता है सिंपल सा बहुविकल्प में प्रश्न बस टिक मारने के लिए, और हो सकता है आपका नर जनन तंत्र का, स्पर्म का, शुक्राणु स्पर्म का चित्र पूछ ले, समझ रहे हो। अगर लघुत्तरी में पूछ लेगा तो तब भी बना देना, तो आप घबराना नहीं है। दीर्घोत्तरी में पूछेगा तो वर्णन करके पूरा डिटेल में उसको पूछेगा, समझ रहे हो। तो इतना बात आपको जानना जरूरी है। तो आगे हम थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, आगे की जो कहानी है, थोड़ा सा हम आगे की कहानी यहाँ पर समझ लेते हैं। ये जो आपका इस तरीके से देख पा रहे हैं, ये जो शुक्राणु होता है, जो स्पर्म आगे बन जाएगा, यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म जो बन जाएगा शुक्राणु, वो स्पर्म आगे चल करके कहाँ पे भेजा रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ पे जा रहा है, इस तरीके से जाते जाते बहुत सारा ट्यूब्यूल एक जगह पर गुच्छे के जैसा संरचना फॉर्म कर रहा है, वहां पर चला जाता है, एपिडिडाइमस में जाता है। लेकिन डायरेक्ट एपिडिडाइमस में नहीं जाता है। एपिडिडाइमस में जाने के लिए उसको रास्ते में बहुत सारी नलियों से होकर गुजरना होता है, और जो नलियां है उसको जरा समझते चलना। जो नलियां है कुछ इस प्रकार से है, जैसे जो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है वो आगे चल करके किसमें खुल रहा होता है, ध्यान से देखना, वो आगे चल करके आपका रेटी टेस्टिस में खुलता है। रेटी टेस्टिस मतलब बहुत सारी नली आपस में जाकर जब एक जगह पर जुड़ती है, उसको रेटी टेस्टिस के नाम से जानते हैं। फिर वही रेटी टेस्टिस आगे चलते हुए वास एफरेंसिया में, फिर वास एफरेंसिया आगे चल करके किसमें खुल रहा होता है, वास एफरेंसिया आगे चल करके किसमें खुल रहा होता है, आपके एपिडिडाइमस में। फिर एपिडिडाइमस आगे चल करके यहाँ पर देख पा रहे हैं वास डिफरेंसिया, फिर वास डिफरेंसिया आगे चल करके किसमें खुल रहा है, सेमिनल वेसिकल में। इस तरीके से क्या हो रहा होता है, आपका खुल रहा होता है, इस तरीके से सेमिनल वेसिकल में ओपन हो जाता है प्लेटन। और ये जो ग्लैंड आपके देख पा रहे हैं, 3 ग्लैंड बहुत जरूरी हमने बताया अभी। 3 ग्लैंड जो है यहाँ पर नर जनन तंत्र में, एक सेमिनल वेसिकल, एक प्रोस्टेट ग्लैंड, एक बल्बो यूथरल ग्लैंड, ये तीनों ग्रंथि मिलकर क्या बनाती है, सीमेन बनाती है। क्या बनाती है, तीनों ग्रंथि मिलकर के सीमेन बनाती है, जिसको हम सीमेन प्लाज्मा बोलते हैं, जिसको वीर्य बोलते हैं, ध्यान से देखना। जबकि जो शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया होती है, जबकि जो शुक्राणु बनने की प्रक्रिया होती है, वो जो होता है आपके कहाँ पर देखा जाता है, इसके अंदर देखी जाती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, टेस्टिस के अंदर हो रहा है ना। यहाँ से बन करके इस तरीके से यहाँ पर जब शुक्राणु यहाँ से जा रहा होता है, तो कहने का मतलब समझ रहे हो, तब जाकर के इस तीनों ग्रंथि की मदद से वीर्य मिलाया जाता है, जिससे आगे उसको तैरने के लिए, शुक्राणु को तैरने के लिए वो क्या होता है, एक माध्यम होता है, कौन, वीर्य, जिसको हम सीमेन कह रहे होते हैं। यही आगे चल करके इसमें यूरेथ्रा में ओपन हो रहा है, यूरेथ्रा आगे चल पेनिस में ओपन हो रहा है। यहाँ पे बोल रहे हैं इसको ग्लांस पेनिस एंड फोर स्किन। जो फोर स्किन होता है, ये आपका एक ऐसा पार्ट होता है जिसको मुस्लिमों में ओपन, उसको काट कर देते हैं ना, कट करा देते हैं। तो आई होप आपको इतनी बातें पता होंगी एकदम बढ़िया से। इसके बाद हम इधर देख लेते हैं एक बात और, ये शुक्राणु की संरचना, ये पेपर में प्रश्न छप सकता है। शुक्राणु की संरचना आप एकदम बढ़िया से देख लो। शुक्राणु की संरचना में क्या है कि सबसे पहली बात तो चित्र इसका पिछली बार भी शायद आया था, तो इस बार भी आना की संभावना है। शुक्राणु की संरचना में क्या है, इसमें सिंपल सा 3 स्ट्रक्चर मेन है। सबसे पहली बात तो इसका हेड आप बनाएंगे। सब पहली बार शुक्राणु संरचना एकदम सरल है, आपको आना चाहिए बनाना, ध्यान से देखो। इसका हेड है, सिर वाला पार्ट है। इसके बाद मिडल पीस है, मिडल मतलब मध्य वाला भाग। इसके बाद पुच्छ वाला भाग, जिसको हम टेल बोल रहे हैं। तो अगर ऊपर से जाए तो देखें हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से दिखाई दे रहा है। नीचे की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नीचे एक्रोसोम होता है। वो एक्रोसोम क्या करता है, उससे एक्रोसोमल एंजाइम निकलते हैं, और ये एक्रोसोमल एंजाइम जो होते हैं अंडे को भेद कर देते हैं। जैसे हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम जो होते हैं वो निकल रहे होते हैं, जिसकी मदद से वो अंडे को क्या करते हैं, भेद करते हैं। अंडे की मेम्ब्रेन को तोड़ करके, समझ पा रहे हो, अपना केंद्रक उस अंडे में छोड़ देते हैं। समझ पा रहे हो, कोरोना रेडिएटा जोरा पेल्सिडा की जो परत होती है उसको तोड़ने का जो काम होता है वो आपका एक्रोसोमल एंजाइम करता है। आगे चलकर अपना केंद्रक उसी में छोड़ भी देता है ना। तो इसका न्यूक्लियस यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसका नेक है, गर्दन वाला भाग माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और इस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया जो पाया जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, स्विमिंग करने के लिए मदद करता है। स्विमिंग करने के लिए जो एनर्जी प्रदान करता है, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो कहीं ना कहीं ऊर्जा कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया से उसको मिल रहा होता है। तो आप इतनी बातें एकदम पक्का फिक्स कर लो, क्लियर कर लो, पेपर में छपेगा। उसके बाद इसका टेल है। एक प्रश्न ये छपता है कि कभी कभी किसी मेल में क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, कभी कभी मेल में, यानी कि जो भ्रूणी अवस्था में जो बच्चे होते हैं
उसमें जो टेस्टिकल होता है, यानी जो वृषण जिसको हम बोलते हैं, ये जो गुत्ती जिसको वृषण, ये जो देख पा रहे हैं ना, जिसको वृषण बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं, ये कभी कभी पेट में ही रह जाता है। ध्यान देना, पेट में ही रह जाता है। वो इंग्वाइनल कैनाल जो होती है उसकी मदद से जब स्क्रोटम में जाके लुढ़कता है ना, स्क्रोटम में जाता है, कभी कभी उसी नली में ही रह जाता है। ये जो इस तरीके से नली होती है, इसी में ही टेस्टिस कभी कभी अटका पड़ा होता है, या तो एक या तो दो ना, ये अटक के फिर भैया उसमें जा जाता है ना, इसमें जाता है। तब तो सिस्टम है, तीसरे चौथे महीने पांचवें महीने में जो प्रेगनेंसी होती है, उस टाइम ये जा रहा होता है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से जा रहा होता है। कहाँ जा रहा होता है? किडनी के ऊपर होता है जस्ट आपके, वो आपको स्क्रोटम में जाना होता है। उसको किसको जाना होता है? टेस्टिस को, यानी वृषण को। कभी कभी ये वृषण इसमें नहीं पहुंच पाता है, तो उसको एक बीमारी हो जाती है, एक मतलब उसको एक कंडीशन, एक टर्म बोल देते हैं इसको, लिए हम यहाँ पे टर्म यूज करते हैं, याद रखे रहना। क्रिप्ट ऑर्किडिज्म बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। तो इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। क्रिप्ट क्या बोलते हैं इसको? हम क्रिप्ट ऑर्किडिज्म कहते हैं। तो अगर आए तो आप बता देना क्रिप्ट ऑर्किडिज्म क्या है। जब टेस्टिस जो हो पेट में ही रह जाए, जब टेस्टिस कहाँ रह जाए? पेट में ही, इंग्वाइनल कैनाल में ही रह जाए, इसको बोलते हैं इंग्वाइनल कैनाल, उसी में ही रह गया। वृषण में, मतलब कि जो वृषण है, जब वृषण कहाँ ना पहुंचे, उस स्क्रोटम में पूर्ण रूप से ना पहुंच पाए, तो वो अवस्था जो होती है आपकी, याद रखे रहना, वह अवस्था क्या कहलाती है? क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो माय डियर स्टूडेंट।